एवरीवन, दिस इज सुजीत सिंह और हम बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिल करके बने होते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कंसिस्ट विथ सेल, दैट्स वाई वी कॉल्ड एज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी एपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किसने किया था? फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड इन 1889 बाय कैमलियो। गोल्जी ने फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया था। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस के पास ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं। आपको देख के लग रहा होगा कि ये बेसिकली क्या है, तो रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं। तो अगर कोई आपसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस का साइज पूछे कि इनका साइज कितना होता है, तो जनरली इनका साइज जो है वो 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो सिस और ट्रांस गोल्जी का जो स्ट्रक्चर है, या आप कह सकते हैं गोल्जी एपरेटस का जो स्ट्रक्चर है, उसका साइज कितना होता है? तो 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, अब इनके अगर हम मेन फंक्शन को देखें, इनका जो मेन फंक्शन है, इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। ये क्या करते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और प्रोटीन के फॉर्मेशन होने के बाद उसको मॉडिफिकेशन किया जाता है। मीन्स प्रोटीन के बहुत सारे ग्रुप को मॉडिफाई किया जाता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो वो मॉडिफिकेशंस का कुछ पार्ट गोल्जी एपरेटस में भी चलते हैं। ये बात सभी को क्लियर है? अब देखिए होता क्या है कि जो ये पैकेजिंग होती है, प्रोटीन की पैकेजिंग होती है या किसी दूसरे सब्सटेंस की पैकेजिंग होती है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, साथ में अगर मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर और हाईलाइट करूँ तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमेशा दोनों पास पास होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिमेन एसोसिएटेड। ये क्या होते हैं? प्रेजेंट इन एसोसिएटेड मैनर में प्रेजेंट होते हैं। और हमें मालूम है कि बेसिकली गोल्जी एपरेटस में क्या होता है? मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर हम मेन काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखें तो बेसिकली जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो बेसिकली क्या है? क्या होता है यहाँ पर? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ये बात क्लियर है? अब देखिए जो भी यहाँ पर, क्योंकि हमने पढ़ा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन क्या है, मेन रोल क्या है, तो मेन रोल इन पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब ये जो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल कंप्लीट हुआ है, ये फाइनली क्या होता है कि ये डिलीवर्ड होता है एक स्पेसिफिक टारगेट पर। क्या होती है? इनकी डिलीवरी होती है। अब ये डिलीवरी सेल के किसी दूसरे ऑर्गेनल्स में भी हो सकती है या सेल के बाहर हो सकती है। तो अगर मैं बोलूं कि विद इन
द सेल, या मैं बोलूं आउटसाइड द सेल। अगर विद इन द सेल बोलूं तो आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा कि इंट्रा सेलुलर टारगेट्स कुछ होते हैं, ठीक है। मीन्स गोल्जी एपरेटस से वो प्रोटीन मॉडिफाई होकर के किसी दूसरे साइटोसोलिक ऑर्गेनल पर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इसी को हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर टारगेट। इंट्रा सेलुलर टारगेट, बात क्लियर है यहां तक। अब देखिए, ये डिलीवर्ड एट स्पेसिफिक टारगेट। अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखूं तो होता क्या है कि सपोज अगर मैं इस स्ट्रक्चर्स पे जाऊं तो यहां पर दो पार्ट्स हैं। इस गोल्जी एपरेटस के दो पार्ट्स हैं। अगर मैं इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स को अगर मैं देखूं तो बेसिकली यहाँ पे दो पार्ट हैं। एक पार्ट को हम बोलते हैं सिस फॉर्म और दूसरे फॉर्म को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ये बात क्लियर है सभी को। अब देखिए होता क्या है कि सिस फॉर्म जो होती है वो कॉन्वेक्स शेप में होती है। इनका शेप कैसा होता है, तो कॉन्वेक्स शेप में, और जो ट्रांसफॉर्म है उनका शेप कैसा है, कॉनकेव शेप में। बात क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसी पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म है और ये जो पार्ट्स हैं, ये जो पार्ट है, ये इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपसे कि सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म की इम्पॉर्टेंस क्या है, तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फ्यूज़ होते हैं, सपोज ER से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स पर कोई प्रोटीन ट्रांसफ़र हो रही है, और वो प्रोटीन किसकी हेल्प से ट्रांसफ़र हो रही है, वेसिकल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो जो ये वेसिकल्स का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये हमेशा फर्स्ट टाइम जो अटैच होता है वो सिस फॉर्म से अटैच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि जो ये वेसिकल्स हैं टू फ्यूज ER विथ सिस फेस। बात क्लियर है। तो जो ये सिस फेस है और ट्रांस फेस है, वो सबसे पहले अगर कोई प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम से मूव करके आ रही तो वो वेसिकल के फॉर्म में आएगी। वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के किस फॉर्म से फ्यूज होगी, तो सिस फॉर्म से फ्यूज होगी, और उसका क्या होगा देन मॉडिफिकेशन होगा, और मॉडिफिकेशन होने के बाद वो प्रोटीन ट्रांसफॉर्म में ट्रांस फेज से क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। अपने कहाँ पर एग्जिट हो जाएगी, तो टारगेटेड, उसकी क्या हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी एक स्पेसिफिक टारगेट पर। अब वो टारगेट आपके सेल के अंदर भी हो सकता है और सेल के बाहर भी हो सकता है। ये बात तो क्लियर है सभी को। अब देखिए दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको समझ के रखिएगा कि जो गोल्जी एपरेटस है या गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स पर बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इट इज द साइट वेयर ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये बात तो क्लियर है।
तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसके दो फॉर्म है, एक है सिस फॉर्म और दूसरा है ट्रांस फॉर्म। फर्स्ट टाइम इस गोल्जी को किसने डिस्कवर किया था? कैमलियो गोल्जी ने, इसीलिए हम इसको गोल्जी एपरेटस बोलते हैं। ये जनरली इनकी लोकेशन क्या है? तो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के पास, ठीक है। रेटिकुलर इनके स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपको देख के भी लग रहा होगा कि डिस्क लाइक शेप है। इनका क्या है? शेप क्या है? डिस्क लाइक शेप है। बात क्लियर है? अगर इनके साइज़ की हम बात करें तो 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है। इनके मेन फंक्शन क्या है? तो बेसिकली ये प्रोटीन्स को पैकेजिंग करते हैं और उनके अंदर क्या होता है? मॉडिफिकेशंस होते हैं। साथ में हमने ये देखा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? एसोसिएटेड मैनर में फंक्शंस को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। फंक्शंस को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं, ठीक है। साथ में हमने ये देखा कि इनकी डिलीवरी कैसे होती है, तो वो सेल के अंदर भी हो सकती है और सेल के बाहर भी हो सकती है। ये बात क्लियर है सभी को बच्चे यहाँ तक? अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी पॉइंट में आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शंस करके आप उन चीज़ों को पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम फिर कभी इस वीडियो को दोबारा से क्रिएट करके आप लोगों के लिए रखूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि जो ये लाइसोसोम है, पहली चीज़ तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है? लाइसोसोम्स क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल स्ट्रक्चर्स हैं पहली चीज़। और ये बेसिकली इनका काम क्या होता है कि जो गोल्जी एपरेटस, अगर हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, ये सभी क्या है? साइटोसोलिक ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो लाइसोसोम है वो एक तरह का मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल स्ट्रक्चर है जो फॉर्म्ड होता है प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग में, ठीक है। प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग में इनका फॉर्मेशन होता है। ये बेसिकली जो लाइसोसोम्स हैं इनका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये रिच अमाउंट में क्या इनके पास प्रेजेंट होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो आप कह सकते हैं कि इन लाइसोसोम प्रेजेंस ऑफ रिच अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब ये हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम्स हैं इनको डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जैसे फॉर एग्जांपल लाइपेजेस की बात करें, ठीक है, तो बेसिकली लाइपेजेस क्या करता है? ये डाइजेस्ट कर जाता है किसको? लिपिड को। ये किसको डाइजेस्ट कर जाता है? डाइजेशन ऑफ लिपिड को। अगर इसी तरीके से हम प्रोटीएजेस को देखें तो ये प्रोटीएज किसको डाइजेस्ट कर जाएगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाएगा। अगर हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कार्बोहाइड्रेजेस को देखें, हाइड्रेजेस को देखें तो बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट को क्या कर जाएगा? डाइजेस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गया, हाइड्रेट को डाइजेशन करेगा। अब देखिए लाइसोसोम्स के अंदर रिच अमाउंट के क्या प्रेजेंट होते हैं? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एक बात तो क्लियर हो गया आपको कि लाइसोसोम्स जो हैं वो बेसिकली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कैरी करके चलते हैं और बेसिकली इनका मेन फंक्शन होता है रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल का डाइजेशन करना। जैसे फॉर एग्जांपल लाइपेज है, लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीएजेस हैं वो बेसिकली क्या? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाएंगे। और कार्बोहाइड्रेजेस जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर जाएंगे। अब देखिए होता क्या है कि इन जो एंजाइम्स के बारे में हमने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, ये अपनी ऑप्टिमम जो एक्टिविटी है, मीन्स जो ये अपनी ऑप्टिमम
एक्टिविटी है वो शो करते हैं, शो एट एसिडिक पीएच मीन्स बिलो 7, ठीक है। तो 7 के नीचे जो है उनका पीएच पर ये अपनी एक्टिविटी को मैक्सिमम परफॉर्म करते हैं। ये बात तो क्लियर है सभी को। अब अगर हम बात करते हैं, जो अगला टॉपिक है वो बेसिकली है आपका वैक्यूल्स, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए बेसिकली हमने अभी तक देखा सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म किसका है पार्ट, गोल्जी एपरेटस का। उसके बाद हमने देखा लाइसोसोम्स का, और थर्ड जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, वैक्यूल्स। तो देखिए अगर हम बात करें कि ये वैक्यूल्स का काम क्या होता है, तो वैक्यूल्स जो है पहली चीज़ की ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस है, और ये स्पेस कहाँ पर है, तो इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। अब ये जो वैक्यूल्स हैं ये कंटेन क्या करते हैं, तो वैक्यूल्स जो हैं वो कंटेन करते हैं वाटर, शैप, देन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आप यहीं पर मेंशन कर लीजिए कि ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है ये कैसा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ये क्या कंटेन करके चलते हैं, तो वाटर प्रेजेंट होता है, सैप प्रेजेंट होता है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या एक्सक्रीटरी बेसिकली एक्सक्रीटरी ये प्रोटीन होगा, ठीक है बच्चे। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को ये क्या करते हैं, कैरी करके चलते हैं, ठीक है। तो और बेसिकली किसी भी इनका काम क्या होता है कि ये टोनोप्लास्ट जो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, इसी को हम क्या बोल देते हैं आगे चल के, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। अब देखिए होता क्या है कि अगर हम अमीबा के केस में देखें, अगर हम अमीबा का केस देखें तो अमीबा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका मेन फंक्शन क्या है, मेनली फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। और अगर हम किसकी बात करें तो अमीबा में इनका काम क्या है, एक्सक्रीशन का काम है। अगर हम यहाँ पर प्रोटिस्ट की बात करें तो प्रोटिस्ट में जो वैक्यूल है जिसको आप बोलते हैं फूड वैक्यूल, तो इनका काम बेसिकली किसी भी पार्टिकल या किसी भी फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने का काम होता है। बेसिकली ये क्या काम करते हैं, इनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल, ठीक है बच्चों। तो अभी तक हमने गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल्स को हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि इन वीडियो लेक्चर सीरीज़ से आपको हेल्प मिल रही होगी, और आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के बारे में स्टडी करेंगे, और फिर आगे चल करके एक क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, और आप आने वाले टाइम में किस वीडियो लेक्चर्स को डिमांड करना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू. Keep learning, keep growing.